हेलो दोस्तों। तो मैं आप लोगों को मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। तो उसके ही अंतर्गत जो दिल्ली सल्तनत है वही उसी का क्लास चल रहा है। तो उसमें कौन कौन से वंश थे उसी के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो उसी में से अगला वंश जो चौथा वंश है वो सैयद वंश, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है। इससे पहले हम 3 वंश पढ़ा चुके हैं दिल्ली सल्तनत का। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। तो उसका हम बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं। तो आप लोग उसको जाके पिछला वीडियो सब देख लीजिए, तो उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ये चैप्टर देखिएगा तो आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा। ठीक है। सैयद वंश, तो ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसको इग्नोर करना सही नहीं है। क्योंकि अगर इग्नोर करने से अगर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, तो आप लोग काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी मेरा आदत है कि मेरा घर में अगर राजा भी आता है तो उसको भी इज्जत करते हैं, जो गरीब आता है उसका भी इज्जत करते हैं। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हर कोई में भगवान का रूप होता है, उसका आत्मा का एक छोटा सा रूप होता है, जैसे कृष्ण भगवान या सरनामा। तो इसीलिए हम सभी को का इज्जत करते हैं, वो मेरा बिहेव में है। तो ये वंश को कैसे इग्नोर कर दे, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में आता है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो सैयद वंश, ठीक है, कब से कब तक चलता है? 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चलता है। मात्र और मात्र 37 साल ही चलता है। ठीक है। तो इसका जो पहला शासक जो रहता है, जो पहला राजा बन के आता है या सुल्तान रहता है, वो खिज्र खां रहता है। वो 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक काम करता है, मतलब मात्र 7 ही साल तक काम करता है। ठीक है। तो खिज्र खां क्या अपना साम्राज्य में परिवर्तन लाता, अपना शासन में लाता और क्या क्या करता है, तो उसी के बारे में इसमें हम अच्छा से लिखे हैं और आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है। इससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये तो हमको याद है, लेकिन आप लोग को अच्छा से एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। जो पढ़ाएंगे, जो बोलेंगे वही 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 उसमें हम लिखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो अगला पॉइंट कौन सा है? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। मंगोल का दुर्दांत आक्रमणकारी। कौन? मंगोल का दुर्दांत आक्रमणकारी और मंगोल का शासक, ठीक है, वो भारत में आक्रमण करता है। तो उस आक्रमण के दौरान जो है ना, खिज्र खां मदद करता है तैमूरलंग को भारत में जीत दिलाने के लिए। ऐसा ऐसा करता है। तो ऐसा करेगा तो क्या होगा? खिज्र खां खुश हो जाता, मतलब खिज्र खां से तैमूरलंग खुश हो जाता है। खिज्र खां से तैमूरलंग खुश हो जाता है। और जब वो 15 दिन बाद दिल्ली में जब अपार धन उन लूट लिया, यहाँ जीत हासिल कर लिया, तो जब वो वापस अपना जा रहा था मंगोल, तो यहाँ का जो जीते हुए क्षेत्र था ना, उसको खिज्र खां को दे देता है। किसको? खिज्र खां को दे देता है। और वहाँ का उसको ना राज्यपाल नियुक्त कर देता है। और साथ ही साथ कुछ और क्षेत्र भी देता है, जैसे लाहौर देता है, मुल्तान देता है, दीपालपुर देता है। बात को समझ रहे हैं? और भी कुछ कुछ देता है, और उसका शासक घोषित कर देता है और अपने चला जाता है मंगोल। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है। सैयद वंश के जो सुल्तान थे ना, वो तुर्क मुसलमान नहीं थे। याद रखिए, ये वीवीआई पॉइंट है। तुर्क मुसलमान वो लोग नहीं थे। बात को समझे। इससे पहले जो 3 वंश आए थे ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तो वो सब तुर्क मुसलमान थे। लेकिन सैयद वंश वाला लोग नहीं था तुर्क मुसलमान। अब अगला देखते हैं वीवीआई पॉइंट है भी। सल्तनत काल में शासन करने वाला सैयद वंश, अब देखिए सैयद वंश एकमात्र शिया वंश था। शिया वंश था, एकमात्र शिया वंश था। बात समझ रहे? और जो भी था अगला वंश लोग या पिछला वंश लोग, वो लोग नहीं था शिया वंश। बात को समझ में आया? और इसी तरह से मुगल वंश जैसे हम लोग इसके बाद जब ये दिल्ली सल्तनत का समाप्त हो जाता है 300 सालों के बाद, तो जो अगला वंश आता है मुगल वंश, तो वो लोग सुन्नी रहता है। क्या? सुन्नी। तो उसको हम आप लोग को पढ़ाएंगे जब मुगल वंश शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जो सिया वंश वाले लोग होता है ना, अभी का जो मुसलमान लोग अभी प्रेजेंट में है, मुसलमान भाई लोग, वो लोग जुलूस निकालता है और अपने आप को कोड़ा से मारता है और अपने को ब्लड ब्लड कर लेता है। भाई ऐसा काहे करता है, हमको तो
समझ में नहीं आता है, कुछ आधा अधूरा कहानी पता है तो हम नहीं बोलना चाहते, आप लोग देख लीजिएगा गूगल में, ठीक है। वो लोग होगा कोई धार्मिक मान्यता होगा भाई लोग का, मुस्लिम भाई लोग का। अब आगे आगे देखते हैं। सैयद वंश स्वयं को इस्लाम धर्म का संस्थापक, मतलब सैयद वंश वाले लोग जब था ना, वो जो इस्लाम धर्म का जो स्थापना किए थे कौन, पैगंबर मोहम्मद साहब जो किए थे, तो उसका वो लोग ना अपने को वंशज मानता था, बताइए तो, वंशज मानता था। और अपना सीधा संबंध पैगंबर मोहम्मद से जोड़ते थे। बताइए, बड़का बात कर रहे लोग। अब क्या होता है, लेकिन इसका स्पष्ट प्रमाण ना उपलब्ध नहीं है। अरे बाबा, स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है, छोटा सा चैप्टर तुरंत खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं खिज्र खां का पिता कौन था, नसरुद्दीन मुल्क मर्दान दौलत, ये था कौन, एक बार और बोलते हैं, नसरुल मुल्क, एक बार और, नसरुल मुल्क मर्दान दौलत, इतना लंबा लंबा नाम रहता है। तो यह फिरोज शाह तुगलक का अमीर था। सोच रहे हैं, इसके पापा भी बड़े आदमी थे। अब आगे देखते हैं। दौलत खां लोदी को उस समय पराजित करके, अभी इस पॉइंट को देखिए, थोड़ा सा जटिल टाइप का है, ठीक है। देखिए, दौलत खां भी था ना, वो भी दिल्ली सल्तनत में अपना अधिकार करना चाह रहा था, और खिज्र खां भी करना चाह रहा था। देखिए, एक ही को हमेशा राजा बनने के लिए नहीं तैयार रहता है, बहुत 10 गो आदमी तैयार रहता है, तो उसको पछाड़ के ही कोई राजा बनता है। तो इसी दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली में सत्ता स्थापित दौलत खां लोदी भी करना चाह रहा था वही समय, तो उसको खिज्र खां हराता है और दिल्ली का सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। बात को समझे ना, प्रतिद्वंद्वी तो हर समय रहता है। अब आगे देखते हैं। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि, अब खिज्र खां तो बन जाता है, दिल्ली सल्तनत को हथिया लेता है, लेकिन वो अपने को सुल्तान का उपाधि नहीं देता है या फिर वो धारण नहीं करता है, बताइए तो, और अपने आप को रैयत आला की उपाधि से बस लेके खुश रहता है। बताइए, अपने आप को जब सुल्तान जब होने के काबिल हो ही गया, सत्ता हथिया ही लिया, तो सुल्तान बन ही जाना चाहिए। क्या झूठ मूठ का एक तरह का ढोंग कर रहा है, रैयत आला की उपाधि लेके। और अगला पॉइंट क्या है, वह अपने शासनकाल के दौरान में तैमूरलंग का पुत्र या उसका उत्तराधिकारी शाहरुख, कौन, शाहरुख का प्रतिनिधि के रूप में ही काम करते रहा और दिखावा करते रहा कि हम उसका प्रतिनिधि हैं, ऐसा। अब शाहरुख का तो आप इजीली नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग का फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान बहुत टॉप के एक्टर हैं, ठीक है। तो तैमूरलंग का पुत्र का क्या नाम था, शाहरुख, ठीक है। तो वो शाहरुख को ना, वो अगला पॉइंट है, वो शाहरुख को ना नजराना भेजता था, टैक्स भेजता था उसको खुश करने के लिए भारत से। अब ऐसा तो कर ही रहा था। इसी बीच में 20 मई 1421 को खिज्र खां का डेथ हो जाता है, इसका खेला ख़त्म हो जाता है। अब इसका खेला ख़त्म हो जाएगा तो अगला सुल्तान आएगा। अब अगला सुल्तान कौन आता है, दूसरा नंबर का सुल्तान मुबारक शाह। इसमें मात्र चार ही शासक काम कर पाते, क्योंकि ये थोड़ा कमज़ोर वंश था। अब देखिए, मुबारक शाह कब से कब तक काम करता है, 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक, ठीक है। टोटल 13 साल काम करता है। देखिए, खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है। कौन सा तारीख को, मई 1421 ईस्वी को बनता है, ठीक है। मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान। अब अगला पॉइंट देखते हैं। सत्ता में आते उसने सुल्तान और शाह की उपाधि धारण कर ली। क्योंकि वो खिज्र खां अपने पिताजी के जो उपाधि लिया हुआ था, उसके पापा रैयत आला की उपाधि से वो संतुष्ट नहीं था, और जो कि शाहरुख का प्रतिनिधि के रूप में काम करता था उसके पापा खिज्र खां, तो उसे संतुष्ट नहीं था और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है और शाह घोषित कर देता है।
अब अगला पॉइंट देखते हैं। मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे महान शासक कहता है। बताइए, सैयद वंश का सबसे महान शासक कहलाता है, लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए दिल्ली सल्तनत में तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सैयद वंश का महान शासक है। अब उसको महान कहने का कुछ तो कारण रहा होगा। अब क्या कारण है देखिए, वो कठिन परिस्थितियों में गद्दी में बैठा था और उसके समय अनेक विद्रोह हुए, लेकिन उस सबको सफलता से दबा दिया और अब सफल हुआ, इसीलिए उसको महान कह रहा है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो वीरतापूर्वक दमित कर दिया जितने भी विद्रोह हुए। अब अगला पॉइंट देते हैं। मुबारक शाह ने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर या शहर को बसाया। ये बहुत वीवीआई पॉइंट है इसको, ठीक है। तो मुबारकाबाद शहर कौन बसाया? मुबारक शाह बसाया। कौन ईस्वी में बसाया? 1433 ईस्वी में। बहुत ईजी है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके दरबार में अगला पॉइंट है, इसके दरबार में एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार रहता था। उसका नाम क्या था? वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्या? वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। लंबा नाम है, थोड़ा इसको अच्छा से याद करिए, ठीक है ना। तो उसका ही पुस्तक था क्या? तारीख ए मुबारक शाही, उसी ने लिखा था। और किस पे लिखा था? जिसके दरबार में रहता था उसी के बारे में लिखा था। मुबारक शाह के दरबार में रहता था। तो इसने सुल्तान मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन किया अपने बुक में। तो वही चीज़ मिलता है उसके बुक में। कौन सा बुक? तारीख ए मुबारक शाही। ऐसा क्वेश्चन आएगा। तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा? तो वाहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही, दूसरा क्वेश्चन, तारीख ए मुबारक शाही किसके ऊपर लिखा गया है या किसके कार्यों का या शासन का वर्णन मिलता है? तो मुबारक शाह सुल्तान की, ठीक है। अब अगला पॉइंट, मुबारक शाह से असंतुष्ट लोग आपस में संगठित होने लगे और सुल्तान की हत्या की योजना बनाने लगे। देखिए, मतलब संगठित मतलब यहाँ लोकल भाषा में गुठियाने लगे, आपस में एकदम प्लानिंग करने लगे उसका हत्या करने का। देखिए कितना गंदा आदमी लोग। और वो लोग सफल भी हो जाता है। और क्या होता है अगला पॉइंट में? 19 फरवरी 1434 ईस्वी को एक सिद्धपाल नाम का आदमी जो व्यक्ति था, वो सुल्तान मुबारक शाह का हत्या करने में सफल भी हो जाता है और वो हत्या कर देता है उसका। अब यहाँ पे तो खेला ख़त्म हो गया मुबारक शाह का। तो अब अगला राजा आएगा। अगला राजा कौन आएगा? मुहम्मद शाह। तीसरा नंबर का मुहम्मद शाह आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मुहम्मद शाह कब से कब तक काम करता है? 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक, मात्र 10 ही साल काम करता है। और ये क्या क्या करता है देखते हैं। मुहम्मद शाह था, वो मुबारक शाह के भाई फरीद खां का पुत्र था। बात को समझे ना। इसका हम वंशावली भी बनाए, आप लोग को बहुत अच्छा से समझा देंगे पीछे में, कोई झंझट का बात नहीं है। तो जो मुहम्मद शाह था अगला पॉइंट में, वो बहुत अयोग्य था, दुर्बल था, कमज़ोर था, अदूरदर्शी था। मतलब दूर का नहीं देखता था, मतलब दूर का वो इमेजिन नहीं करता था। समझ रहे बात को। अभी क्या होगा बस उसी में चल रहा है। दूर में क्या होगा कि कौन मेरे बारे में षड्यंत्र करेंगे, कौन हमला करेगा मेरा, में ऐसा मैं सोचता नहीं था। तो ऐसा तो राजा का क्वालिटी नहीं होना चाहिए ना। तो ज़्यादा दिन कहाँ से टिक पाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसने सैयद वंश के पूर्ण पतन, देखिए पूर्ण पतन का मार्ग प्रशस्त किया। इसी ने किया, मुहम्मद शाह ने ही। अच्छा से चलाया ही नहीं साम्राज्य सुल्तान। अब अगला पॉइंट देखते हैं। मुबारक शाह के हत्यारों में, अब देखिए जो इसका अगला शासक था, मतलब इसका जो पिछला शासक था, दूसरा नंबर का जो शासक था, तो उसका जो हत्या में जो शामिल था ना मेन आदमी, तो उसी को ना वो एक पोस्ट दे देता है साम्राज्य में, अपने प्रशासन में पोस्ट देता है, मूर्ख टाइप का। अब दे देता है पोस्ट का, कौन सा पोस्ट देता है? मुइनी मुल्क की उपाधि दे देता है। और उस आदमी का क्या नाम रहता है? मीरान ए सद्र रहता है। अब उपाधि दे देगा तो क्या होगा? अब क्रिमिनल लोग का ही हौसला बढ़ जाएगा। अब क्रिमिनल लोग का हौसला बढ़ जाएगा तो इसका तो खामियाजा भुगतना होगा ही ना। अब आगे देखते क्या होता है। अधिकतर अमीर उसका विरोधी हो गए और इस तरह से 1443 ईस्वी में मुहम्मद शाह का मृत्यु हो जाता है।
बात को समझे। अब लास्ट राजा आता है कौन, अलाउद्दीन आलम शाह आता है लास्ट राजा। अब ज़्यादा नहीं, तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। अलाउद्दीन आलम शाह आता है, वो 1443 ईस्वी से 1476 ईस्वी तक काम करता है। इतना लंबा काम करता है, लेकिन 1476 से पहले ही 1451 ईस्वी में लोधी वंश का स्थापना हो जाता है। मतलब ये कहीं चला जाता है, मतलब राजपाट छोड़ के किसी को सौंप के चला जाता है अलाउद्दीन आलम शाह। तो वही समय लोधी वंश लोग आता है और उसको कब्जा लेता है और अपना वंश लोधी वंश स्थापित कर देता है। तो इसके बाद जो अगला वंश पढ़ाएंगे लोधी वंश, बहुत ही मस्त वंश है। अब आगे देखते हैं, पूरा और भी डिटेल बता सकते हैं। जैसे देखिए 1451 ईस्वी में लोधी वंश स्थापित हो जाता है, लेकिन ये लोग भी 1526 ईस्वी में ख़त्म हो जाता है। बाबर ख़त्म कर देता है, खतरनाक तरीके से बारूद और तोप का इस्तेमाल करता है और पूरा ख़त्म कर देता है लोधी वंश को, और मुग़ल वंश का स्थापना कर देता है। इसको हम आगे पढ़ाएंगे बहुत अच्छा से। अब देखते हैं अलाउद्दीन आलम शाह क्या क्या करता है, क्या क्या करता है, उसी को समझते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, मोहम्मद शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली सल्तनत का गद्दी में बैठ जाता है। अब क्या होता, यह सैयद वंश का महा और सर्वाधिक अयोग्य शासक रहता है। महा और सर्वाधिक अयोग्य शासक, इससे ज़्यादा अयोग्य शासक कोई था ही नहीं। बताइए, ऐसा तो हमको एकदम पसंद नहीं है। कभी भी पुत्र आना चाहिए, जैसे मेरा पुत्र आए, भगवान करे ऐसा आए, तो विराट कोहली की जैसा आए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह आए, लियोनेल मेसी की तरह आए, तब ना कोई बात का बात है यार। मेरा पुत्र आएगा तो उसके साथ हम खेलेंगे मज़ा में, उसको ट्रेनिंग देंगे। अब आगे देखते हैं, काहे ट्रेनिंग देंगे, योद्धा बनने का, बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इसके समय में यह कहावत लोकप्रिय हो गया। क्या, इसके समय में कहावत लोकप्रिय हो गया कि देखो शाह ए आलम का राज्य, शाह ए आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक इतना कमज़ोर हो गया कि दिल्ली से पालम तक मात्र कुछ ही दूर, दिल्ली से कुछ ही दूर तक ही उसका शासक हो गया। ये भी आई है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन आपको आपका एग्जाम में, आगामी एग्जाम में। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अतः अलाउद्दीन आलम शाह 1447 ईस्वी में बदायूं चला गया। बदायूं चला गया, आप लोग को मैप में दिखाया था ना, ऐसे मैप बनाए थे। यहाँ पे दिल्ली था, यहाँ पे बदायूं था, इधर में भटिंडा था, फिर इधर में था आपका देवगिरी था, तो वो बदायूं चला जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बदायूं चला गया और अस्थाई रूप से वहीं बस गया, अपना सुल्तानगिरी छोड़ दिया, सुल्तान कार्यभार छोड़ दिया और वहीं बस गया। बताइए, तो साधु संत जैसा। अब आगे देखते हैं, इससे पहले वो बदायूं का ही राज्यपाल रह चुका था, इसीलिए वो चला गया। अब आगे देखते हैं, बदायूं जाने से पूर्व उसने दिल्ली का शासन अपनी प्रिय पत्नी या डियर वाइफ को दे देता है, ठीक है, या फिर अरे बहुत प्रिय वाइफ थी, उसी को दे देता है। तो उसकी वाइफ का जो दो भाई था, कौन भाई था, देखिए, बड़ा ही निकम्मा भाई था। बड़ा ही निकम्मा था। कैसे निकम्मा था, वे आगे देखते हैं। 2 भाई को दे देता है, बात को समझे। कौन भाई रहता, सहना ए शहर, नाम तो देखिए, सहना ए शहर, और एक था अमीर कोहथे। एक बार और बोल देते हैं भाई लोग, सहना ए शहर, मेरे मित्रों, आप लोग मेरे मित्र भी हो, ओके ना। सहना ए शहर और अमीर कोहथे, 2 भाई था। उसकी पत्नी का मतलब उसका साला लोग था, ये लोग सौंप देता है दिल्ली का साम्राज्य। अब क्या होता है, शीघ्र ही दिल्ली के सत्ता पाने के लिए दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाता है, दोनों भाई में खतरनाक तरह का लड़ाई हो जाता है। और इस लड़ाई में एक ठो भाई का स्वर्गवास मतलब मृत्यु हो जाता है, आपसे में लड़के भाई बहन मर गया। अब आगे देखते हैं, एक भाई तो मारा गया, अब एक भाई के साथ क्या होता है, अब आगे देखते हैं, जिसमें एक आपस में लड़के मारा गया, ठीक है।
जबकि दूसरे के साथ भाई के साथ भी अच्छा नहीं होता है, बहुत खराब होता है। दिल्ली की जनता ने मिल के मार डाला। खतरा हो गया ना। ऐसा हम लोग पढ़े थे ना गुलाम वंश में, रजिया सुल्तान के पहले जो शासक था उसको जनता लोग मिल के मार डाला था। फिर रजिया सुल्तान जब बड़ा बड़ा बात बोली, हम आऊँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, सत्ता को ऐसे चलाऊँगी, आप लोग को अच्छा सुख सुविधा दूँगी, तब उसको वो लोग सुल्तान बनाता, लेडी सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान कौन रहती है? रजिया सुल्तान। गुलाम वंश में जाकर देख लीजिए मेरा वीडियो, ठीक है। तो उसी तरह दिल्ली की जनता भी मार देता है उसका दूसरा भाई को, ठीक है। अब क्या होता है? अब बहलोल लोदी आता है और ये सैयद वंश समाप्त हो जाता है। और लोदी जो था वो लोदी वंश का स्थापना कर देता है, ठीक है। 1451 से 1526 तक जो चलता है। और ये प्रथम अफगान वंश था और प्रथम अफगान राज्य भी था भारत में, ठीक है। अफगान मतलब समझ रहे ना, अफगानिस्तान से आया था ये लोग। तो लोदी वंश रन करने लग जाता है और स्थापित कर देता है लोदी वंश को, बहलोल लोदी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये लोदी वंश का जो अगला वीडियो आएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसके लिए छोटा सा यहाँ पे कुछ बताएं। जो लोदी वंश का जो अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोदी, वो काफ़ी वीर रहता है और काफ़ी वीर योद्धा, सेनापति, डरता नहीं था। जब बाबर हमला करता है तो बड़ी ही हिम्मत से उसका सामना करता है और लड़ते लड़ते मैदान में ही मारा गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। बताइए, तो वीर था तभी नहीं ऐसा करता है। बाबर इसलिए भी उसमें जीता कहे कि वो बारूद का इस्तेमाल किया था। भारत में पहली बार बारूद का इस्तेमाल बाबर किया था और साथ ही साथ तोप का इस्तेमाल किया था। इतना तोप मारता है इब्राहिम लोदी को कि तबाह हो जाता है। जैसे पद्मावत मूवी में देखिए किस तरह से तोप का कमाल मीनार उनार को तहस नहस कर देता है। बाहुबली मूवी में देखिए किस तरह से वो लोग तोप का इस्तेमाल करता है और उसमें पेट्रोल और किरोसिन तेल डाल के सेना में फेंक देता है, जैसे पूरा सेना तबाह। तो इस तरह से होता है। तो आई लव तोप रहा तो जीत निश्चित है। तो इसलिए मेरे भारत देश के वैज्ञानिक भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा तोप बनाइए। तब आगे देखते हैं। अब खत्मे हैं, पूरा ख़त्म हो गया, क्वेश्चन आंसर आ गया। तो सैयद वंश को आप लोग समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। सैयद वंश तो पहला शासक था, ये वंशावली बनाए हुए भाई लोग, ठीक है मेरे मित्रों। तो सैयद वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? खिज्र खां था, ठीक है। उसके बाद जो सुल्तान बनता है वो मुबारक शाह बनता है, ठीक है। तो मुबारक शाह का जो भाई था फरीद खान, तो मुबारक शाह का अपना पुत्र लोग फिर सुल्तान नहीं बनता है, उसका भाई फरीद खान, तो उसका जो पुत्र रहता है मोहम्मद शाह, तीसरा नंबर का सुल्तान बनता है, ठीक है। उसका चौथा नंबर का जो अलाउद्दीन आलम शाह बनता है वो मुहम्मद शाह का पुत्र रहता है। तो इस तरह से देखिए, इसको ज़रूरी है, इसका क्रम से आपको जानना ज़रूरी है ताकि सजाने दे सकता है कि क्रमिक रूप से सजाई सैयद वंश का शासक लोग का, ये यूपीएससी में आ सकता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग देखिए इसको पढ़ेंगे और हम 5 काउंट करेंगे और इसको आप लोग ठीक करने की कोशिश करिएगा। कितना ठीक हुआ हमको बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कि आप लोग कितना ठीक कर पाएँ। और जो पढ़ाए हैं ना उसी में से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ए है जूना खां था, खिज्र खां था, शेर खां था, मुहम्मद खां था, ठीक है। ABCD में है, तो आप लोग इसको चलिए करिए, काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। चलिए बता दिए। अब हम अपना मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि पेन है कि हमेशा के लिए स्टेन हो जाता है ना, चिन्ह हो जाता है। तो चलिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? कर लिया आप लोग? चलिए हम बता देते हैं। बी खिज्र खां था, खिज्र खां। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय मंगोल के शासक
तैमूरलंग का आक्रमण दिल्ली में होता है। ठीक है, ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है मोहम्मद शाह, सी है महमूद शाह, डी है तुगलक खां। चलिए करिए, 5 काउंट करें, 1 2 3 4 5। चलिए करिए 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 करिए। चलिए बता दें हम कौन किया था, महमूद शाह। कौन? महमूद शाह। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कौन सा एकमात्र वंश शिया मुसलमान थे? शिया मुसलमान, ये तो बहुत बढ़िया से पढ़ाया था आप लोग को, जेहन में डाल दिए थे आप लोग को। तो चलिए बताइए, ए है खिलजी वंश, बी है तुगलक वंश, सी है लोधी वंश, डी है सैयद वंश। चलिए काउंट करो, 1 2 3 4 5। चलिए आप लोग बता दिए, चलिए हम बता देते हैं। ठीक है, सैयद वंश एकमात्र वंश था जो शिया मुसलमान थे। ठीक है, मुगल लोग सुन्नी थे। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के कौन से वंश अपने को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज मानते हैं? सीधा संबंध जोड़ते हैं। इसको तो बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे। ए है लोधी वंश, बी है सैयद वंश, सी है गुलाम वंश, डी है तुगलक वंश। चलिए काउंट करें, 1 2 3 4 5। चलिए कर लिए आप लोग। चलिए हम बता देते हैं, सैयद वंश। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी VVI कर देते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, यमुना नदी किनारे मुबारकाबाद शहर का स्थापना किसने किया था? ये तो बहुत बढ़िया से बताए थे। ए है मुबारक शाह, बी है आलम शाह, सी है मोहम्मद शाह, डी है खिजर खां। चलिए काउंट करें, 1 2 3 4 5। चलिए बताइए जल्दी, बताइए आप लोग, बता दे। अब हम मुबारक शाह यार, मुबारकाबाद है ना भाई लोग मेरे दोस्तों, तो उसी से मुबारक शाह आया है। ठीक है, मुबारकाबाद, मुबारक शाह, काफ़ी सिमिलरिटी है। चलिए अब आगे देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध इतिहासकार कौन? सुप्रसिद्ध इतिहासकार वाहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है, इसके पहले हम बोलना चाहते हैं, अगर मेरा टीचिंग स्टाइल आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि इससे हमको काफ़ी हौसला मिलता है और आप लोग के लिए हम अच्छा से अच्छा वीडियो ला सके। ठीक है, इससे हम काफ़ी उत्साहित हो जाएंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो लाएंगे। और सब्सक्राइब करे रहिएगा तो मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को आ जाएगा, तो आप ये लोग इजीली देख लीजिएगा मेरा जब भी जारी करेंगे, ज्ञान से भरा हुआ एजुकेशनल वीडियो डालेंगे तो। ठीक है, तो 6ठा नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासकार वाहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है, पढ़ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी VVI करते हैं। ए है तारीख़ मुबारक शाही, बी है तारीख़ फिरोज शाही, सी है तारीख़ मोहम्मद शाही, डी है तारीख़ आलम शाही। चलिए बताइए, हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, बता दिए आप लोग। चलिए हम बता देते हैं, तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, सैयद वंश के किस सुल्तान का राज्य अब सिर्फ दिल्ली से पालम तक रह गया था? ये भी इंपॉर्टेंट, VVI। चलिए ऑप्शन है मुबारक शाह, बी है मोहम्मद शाह, सी है अलाउद्दीन आलम शाह, या डी है खिजर खां। ठीक है, काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। चलिए बता दिए आप लोग, बता दें हम। ठीक, 7 का क्या है? अलाउद्दीन आलम शाह, ये सी नंबर, अलाउद्दीन आलम शाह। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना? तो
आप लोग इस चीज़ को अच्छा से देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा जाके वीडियो को देखिए, दोबारा तिबारा देखिए, तो आप लोग को ये पूरा चैप्टर अच्छा से याद हो जाएगा, आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगला वंश हम लेके आने वाले हैं लोदी वंश। तो आप लोग को तो बताए ही थे कि कैसे वो खात्मा करता है बाबर बारूद और तोप का इस्तेमाल करके। बहुत ही डेंजर वार होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है लोदी वंश। तो आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम उसको जारी करेंगे। तो चलिए तब भाई लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सपोर्ट, केयर, प्यार के लिए। अपने प्यारे मित्र, अपने प्यारे भाई का आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू लॉट माय डियर फ्रेंड्स। बाय।